और बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से मिल रही है, वो आप जान लीजिए। दो पक्षों के बीच पर यहाँ मारपीट हुई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो दो पक्षों के बीच में मारपीट मथुरा के अंदर हुई है। मारपीट का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी के साथ वायरल है, जिसमें दिख रहा है कि लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए दिखते हैं। मथुरा के बेगमपुर इलाके में दो पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी खूनी झड़प में तब्दील हो गई। लोगों ने एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटा तो वहीं जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने ईंट और पत्थरों से भी हमला कर दिया। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच खूनी खेल चलता रहा। बीच बचाव कराने आए लोगों को भी नहीं बख्शा और दे दनादन लाठी बरसाते रहे। थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। इस मारपीट में महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वीडियो के आधार पर कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। ये दावा किया जा रहा है कि किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी करने की वजह से ये विवाद शुरू हुआ। और इस बीच खबर चीन और ताइवान से जुड़ी हुई तनाव बरकरार है और ये तनाव इस तरह बढ़ गया है कि किसी भी वक्त बहुत बड़ी जंग का ऐलान हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के लगातार बढ़ते खतरे की तस्दीक खुद ताइवान सरकार कर रही है। तो ताइवान सरकार का दावा भी है कि ताइवान का ऑपरेशन मिडनाइट। रात का अंधेरा और धमाकों की आवाज। चीन के लगातार बढ़ते खतरे ने ताइवान को इस वॉर ड्रिल के लिए मजबूर कर दिया है। ताइवान के दक्षिण में मौजूद हेंगचुन द्वीप पर ताइवान अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। हाथ में मॉर्टर थामे ताइवान के सैनिक हूबहू उस जंग की तैयारी में जुटे हैं जिसका ऐलान कभी भी चीन की तरफ से किया जा सकता है। ताइवान पर मंडराता चीन का ये खतरा कितना बड़ा हो चुका है, इस बात की तस्दीक ताइवान सरकार का यह बयान करता है। 台海周边的情势持续紧张，威胁从来没有中断。除了共机共建频繁侵扰之外，利用假讯息企图影响国内民心的认知作战，以及运用无人机侵扰的灰色领域地带的手段，层出不穷。 अब ताइवान सरकार का दावा यह है कि चीन की घुसपैठ जहां लगातार बढ़ रही है, वहीं चीन की तरफ से गलत जानकारियां फैलाकर लोगों के मन में दहशत पैदा की जा रही है। यानी चीन किसी भी कीमत पर पहले ताइवान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक जंग को जीतना चाहता है। इसके लिए बाकायदा चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ा जा रहा है, जिसमें कभी ताइवान की सेना को दुनिया के सामने कमजोर साबित करने की कोशिश की जाती है, तो कभी ताइवान के सरहद में अपने ड्रोन भेजकर ये जताने की कोशिश करता है कि चीन की सेना के आगे ताइवान की सेना की कोई बिसात नहीं। इतना ही नहीं, चीन के ड्रोन ताइवान के सरहद में फूड पैकेट गिराकर भी ताइवान का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ताइवान की सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद राष्ट्रपति साई इंग-वेन लगातार सैन्य अभियानों का जायजा ले रही हैं। इतना ही नहीं, वो मौके पर पहुंचकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में भी जुटी हुई हैं। 身为三军统帅，我对中华民国国军每一位官兵展现出自我防卫坚定信念和能力感到无比的骄傲。 ताइवान सरकार का दावा है कि चीन की इन्हीं साजिशों का जवाब देने के लिए ताइवान ने न सिर्फ
अपने रक्षा बजट में बड़ा इजाफा किया है, बल्कि उस बजट में एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए भी बड़ी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, चीन को चौंकाने के लिए ही ताइवान अपने सरहद के आसपास ऑपरेशन मिडनाइट शुरू कर चुका है। और इधर यूपी के कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई है। प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। तो पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर आग लगने की जानकारी मिल रही है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दरअसल आग ज्यादा बढ़ने की वजह प्लास्टिक की फैक्ट्री है, जिस वजह से बहुत तेजी से ये आग बढ़ गई है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये कानपुर में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगी है। और उधर असम के गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश से हालात बदतर अब हो चुके हैं। और गुवाहाटी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि सड़कों पर पानी भर चुका है। लोगों को घुटनों तक भरे पानी में उसके बीच से होकर निकलना पड़ रहा है। बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जिधर नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। अब लोग खासी दिक्कत में यहाँ पर हैं। देखिए, भारी बारिश की वजह से असम के कई जिले में हालात बदतर हो चुके हैं। गुवाहाटी में लगातार हुई बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं। गुवाहाटी में कुछ घंटों की बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। यहाँ घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जल भराव की वजह से कई लोगों की गाड़ियां पानी में फंस गईं। सब बारिश होने से ही ये रास्ता पूरा पानी से ब्लॉक हो जाता है। आज तो थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ है, इसीलिए अभी देखिए ये कितना पानी हो गया। लोगों का कहना है कि हर साल इस रास्ते का यही हाल होता है और थोड़ी ही बारिश में ये रास्ता पानी से लबालब भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन और ताइवान विवाद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बहुत जल्द फ्रांस के सांसद भी अब ताइपे पहुंचने वाले हैं। फ्रांस के 5 सांसदों का डेलीगेशन ताइवान जाएगा। ये सांसद ताइवान के उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और मौजूदा वक्त में ये मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि वो देश जो ताइवान का समर्थन करते हैं, उन्हें समर्थन के लिए किस तरह से ताइवान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ चीन को एक संदेश देना है। और ऐसे में ये यात्रा, ये डेलीगेशन का वहां पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन के खिलाफ एक वैश्विक चक्रव्यूह तैयार होता दिख रहा है। बिल्कुल, और देखिए इस विवाद में अब फ्रांस की भी एंट्री हो चुकी है। चीन पहले ही अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से तिलमिलाया हुआ है और अब फ्रांस के सांसद भी ताइवान का दौरा करने वाले हैं। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से ताइवान के आसमान को चीन ने अपनी वॉर प्रैक्टिस का हिस्सा बना लिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की इस यात्रा के बाद से चीन ने ताइवान के समंदर में अपने जंगी जहाजों को उतार दिया था। तब से अब तक अगर चीन और ताइवान में कुछ कॉमन है तो वो है दोनों देशों का एक दूसरे के खिलाफ युद्धाभ्यास। ताइवान की धरती पर नैन्सी पेलोसी के कदम पड़ते ही चीन गुस्से से तिलमिला उठा था। शी को लगने लगा था कि उनकी धमकियों का न तो ताइवान पर कोई असर हुआ है और न ही अमेरिका पर। यही वजह थी कि चीन के लड़ाकू विमान अब तक सैकड़ों बार ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं।
लेकिन अब जो कुछ होने वाला है वो बेहद डराने वाला है, क्योंकि एक बार फिर चीन को उकसाने वाला प्लान तैयार कर लिया गया है। खबर है कि फ्रांस के सांसद ताइपे पहुंचने वाले हैं। इसी हफ्ते 5 सांसदों का डेलीगेशन ताइवान पहुंचने वाला है। बताया जा रहा है कि फ्रांस के सांसदों का ये डेलीगेशन ताइवान के उपराष्ट्रपति से मिलने वाला है। ताइवान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्रॉस पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व सेनेटर सिरिल पेलेवेट करेंगे। हरियाणा के सोनीपत जिले से बड़ी खबर आ रही है। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने एक आदमी की बेरहमी से पिटाई की है। डंडों और लोहे की रॉड से सरेआम पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अब वायरल भी हो रहा है। पीड़ित परिवार का पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं, किस तरह से गुंडों ने सरेराह एक आदमी को पकड़ लिया और फिर जमकर उसकी पिटाई की गई। देखिए, हरियाणा के सोनीपत से यह हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। और तस्वीरों में कुछ लोग एक आदमी को डंडों से बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। करीब 1 दर्जन लोग एक आदमी को पकड़कर घसीटते नजर आए। इनमें से कुछ गुंडों के हाथों में डंडे और लोहे का रॉड है, जिनसे वो जमीन पर गिरे आदमी पर एक के बाद एक वार करते नजर आ रहे हैं। बेखौफ दबंगों की ये तस्वीरें सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव की बताई जा रही हैं। यहाँ एक आदमी को बुरी तरह से पीटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो जिले के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला है। हालांकि ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये दबंग उस आदमी की पिटाई क्यों कर रहे थे। दबंगई की ये तस्वीरें वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की है। दबंगों की पिटाई से आदमी को गंभीर चोटें आई हैं। बावजूद इसके थाने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो वहीं मामले पर पुलिस के आला अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। उधर अफ्रीकी देश ब्राजील के जंगलों में भीषण आग लग गई है। नेशनल पार्क इस वक्त आग से धधक रहा है। आग ने करीब 5000 एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तो तस्वीरें भी आगे आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अफ्रीकी देश ब्राजील का नेशनल पार्क आग की चपेट में। सूखे की मार झेल रहे ब्राजील के जंगलों में भीषण आग लगी है। ब्राजील में अमेज़न के जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा धधक रहा है। भीषण गर्मी और सूखे की मार झेल रहे ब्राजील के नेशनल पार्क के जंगल के एक हिस्से में सोमवार को आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग विकराल हो गई और जंगल के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जो ब्राजील के फायर ब्रिगेड कर्मियों के लिए अब बड़ी चुनौती बन गई है। करीब 5000 एकड़ जंगल में लगी इस भीषण आग को बुझाने के लिए बड़ी संख्या में फायर फाइटर की टीम जुटी हुई है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, लेकिन सूखे की वजह से आग तेजी से फैल रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से समुद्र से पानी लेकर जंगल की आग पर छिड़काव किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि 2 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ रही आग को एक तरफ से काबू करने का दावा किया गया है, क्योंकि अमेज़न के जंगल में लगी भीषण आग से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। और उधर सोनाली फोगाट मर्डर केस में खाप पंचायतें भी अब एक्टिव हो चुकी हैं। हरियाणा के हिसार में खाप की महापंचायत अब होने जा रही है। 11 सितंबर को सर्वजाति महापंचायत होगी। इसमें पंचायत से जुड़े लोग सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। उधर राज्य महिला आयोग ने डीजीपी को पत्र लिख दिया है और सोनाली फोगाट की बेटी को सुरक्षा देने की अब मांग की जा रही है। और इसी बीच सोनाली फोगाट की जिंदगी पर बड़ा खुलासा हुआ है। सोनाली फोगाट की जिंदगी को लेकर जानकारियां बहुत सारी सामने आ रही हैं। सोनाली फोगाट की जिंदगी को सुधीर सांगवान पूरी तरह से कंट्रोल करता था। सोनाली किससे मिलेंगी, किससे बात करेंगी, ये भी वही तय करता था।
फोगाट मर्डर केस में नए राज का पर्दाफाश। $110 करोड़ की संपत्ति की मालकिन सोनाली फोगाट। लेकिन सुधीर सांगवान ने बनाया पाई पाई को मोहताज। सोनाली फोगाट टिकटॉक से मशहूर हुई और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया। लेकिन सोनाली फोगाट की जिंदगी ने उस वक्त करवट ली जब उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया। वो साल था 2019 का, जब पहली बार सुधीर सांगवान से सोनाली फोगाट की मुलाकात हुई, क्योंकि उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उनके पर्सनल कामों को मैनेज कर सके। लेकिन सुधीर सांगवान से मिलते वक्त सोनाली ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस आदमी से वो मिल रही है एक दिन उन्हीं की हत्या के आरोप में वो जेल में बंद होगा। अगली बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से मिल रही है। यहाँ पर दुकान का शटर तोड़कर 3 नकाबपोश चोर गहने लेकर फरार हो गए और ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के दरभंगा से खबर है, जहां चोरों के आतंक से लोग दहशत में आ चुके हैं। एक सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है जो आपको हम दिखा भी रहे हैं। इसको देख करके दंग रह जाएंगे आप। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये चोर राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। दरभंगा के पंडा सराय इलाके में 3 नकाबपोश चोर शटर तोड़कर एक गहने की दुकान में घुसे और लॉकर से जेवर निकालने लगे। इतने में शातिर चोरों की नजर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी तो चोरों ने सीसीटीवी का लाइट से कनेक्शन काट दिया। लेकिन तब तक दुकान में घुसने और लॉकर को तोड़ने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और फिर अंधेरे में तीनों चोर लॉकर से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। वहीं जब सुबह दुकानदार दुकान पहुंचा तो लॉकर से गहने गायब देखकर हैरान रह गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन चोर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और इधर बिहार के कटिहार में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों का हाल बद से बदतर हो गया है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। हालात ये हैं कि जहां भी नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हैं। शासन की ओर से सतत निगरानी बरत रहे हैं। लगभग 72 सरकारी या प्राइवेट नाव का परिचालन किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को शिफ्ट करने के लिए करीब 72 बोट तैनात की गई, जिनकी मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से गांव वालों की सुविधा के लिए 50 अस्थायी शौचालय भी बनाए गए हैं। साथ ही मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। खबर महाराष्ट्र के सोलापुर से आ रही है, जहां महिला ने सैलून में तोड़फोड़ की है। गुस्साई महिला ने सैलून मालिक के साथ मारपीट भी की है। सोलापुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सैलून में एक महिला पहुंची थी और यहां पर पहुंचकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि जो मालिक था सैलून का उसके साथ भी हाथापाई किया उसने। दरअसल महिला को इतना गुस्सा आया कि उसने सैलून में रखे एक सामान में तोड़फोड़ की। फिर मारपीट के ऊपर भी महिला उतारू हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को अभी दर्ज करके आगे की जांच कर रही है। सैलून में घुसी महिला पहले कुछ देर तक कुर्सी पर बैठी रही और फिर वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने सैलून के अंदर रखे एक एक सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ इसी तरह से महिला सैलून में तोड़फोड़ करती रही। लोगों के समझाने पर भी नहीं मानी और सैलून मालिक को चप्पल से पीटा।
बताया गया कि ये महिला सैलून में हेयर डाई कराने गई थी, लेकिन जब 1 महीने बाद डाई निकलने लगा तो वो सैलून वापस पहुंची और कहने लगी कि उसके बाल जड़ से काले आने चाहिए और अपना पैसा वापस मांगने लगी। उसमें उनका कहना है कि मेरे को 5,000 वापस चाहिए, 4,000 दिए, वो नहीं सोच रहे वो 4,000 दिए थे मैंने, वो बोले कि मेरे को 5,000 वापस चाहिए, प्लस कलर जो आ रहा है ना, वो जो ग्रोथ आ रही है वो उनको नेचुरल आनी चाहिए। फिलहाल सैलून मालिक ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। और उधर महाराष्ट्र के अमरावती से अहम खबर है। सांसद नवनीत राणा ने यहाँ पुलिस स्टेशन में जमकर हंगामा किया है। सांसद नवनीत राणा अपने समर्थकों के साथ अमरावती पुलिस स्टेशन पहुंची थी। पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ सांसद नवनीत राणा की बहस भी हुई। दरअसल पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मानी नहीं, समर्थकों के साथ हंगामा कर दिया। इस दौरान नवनीत राणा ने पुलिस पर उनके फोन रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाया। जिस वक्त ये हंगामा चल रहा था उस दौरान थाने में बड़ी तादाद में सांसद के समर्थक भी मौजूद थे। बताया गया कि कल अमरावती से 19 साल की लड़की गायब हो गई थी, जिसे लेकर सांसद अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंची थी। पीड़ित परिवार इस मामले में लव जिहाद का शक जता रहा है। सांसद के बार बार कहने पर भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है, जिसके बाद सांसद ने अपना आपा खो दिया और पुलिस अधिकारियों से उनकी बहस हो गई। और अगली खबर मुंबई से है, जहां पर हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है। हर साल की तरह अब इस बार भी बप्पा के भक्तों की अपार श्रद्धा दिखाई दी है। महोत्सव के 5वें दिन बप्पा की दान पेटी में करोड़ों का चढ़ावा मिला है। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी बप्पा से आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक गणपति की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों ने करोड़ों रुपए का चढ़ावा अपने बप्पा को भेंट किया है। इस वक्त हम लालबाग के उस कमरे में मौजूद है जहां पर गणपति बापा को लोग जो दान पेटी में जितने भी पैसे डालते हैं, सोने डालते हैं, गहने डालते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, पैसे डाल, उसकी काउंटिंग जो है वो पूरे दिन इसी तरीके से चलती रहती है। आप देख सकते हैं जो अलग से एक कमरा बनाया हुआ है, लगातार यहाँ पर जो 2 अलग बैंक हैं उनके साथ जुड़ के यहाँ पर लगातार जो है गणपति बापा को जितने भी चढ़ावे किए जाते हैं उसकी काउंटिंग इसी तरीके से होती है और हर 2 दिन के बाद जो अमाउंट है वो लोगों के सामने रखा जाता है। गणेश उत्सव के 5वें दिन लालबाग के राजा की दान पेटी को जब खोला गया तो दान पेटी में बड़ी संख्या में कैश और सोना चांदी का चढ़ावा मिला, जिसमें भक्तों ने 2,49,50,000 रुपए कैश तो वहीं 2.5 किलो सोना और 29 किलो चांदी का चढ़ावा बप्पा को किया है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हार, यानी कि पैसों से बने हुए बड़े बड़े हार जो है वो गणपति बापा को इसी तरीके से चढ़ाए जाते हैं, जिसके बाद उन सारे पैसों को, सारे नगद को जो है या सोना हो गया, चांदी हो गया, उसको इस कमरे में लाया जाता है और बैंक की तरफ से जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से जो काउंटिंग का सिलसिला है वो यहाँ पर चलते रहता है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हार हैं, जिसमें 100 की नोट हो गई, 200 की नोट हो गई, 10 की नोट हो गई, 20 की नोट, तो ऐसे ही बड़े बड़े हार। नोटों की गिनती के लिए रोजाना दान पेटी को खोला जाता है, जिसके लिए लाल बाग कमेटी और बैंक के कर्मचारी समेत 60 लोगों की टीम को लगाया गया है। 5 दिन का चढ़ावा जो है वो 2 करोड़ अपना 49 लाख और अपना 50,000 है, कैश करके आया। मतलब कैश हो गया और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सबके अलग अलग काउंटिंग होते हैं। तो कैश के बारे में आपने बता दिया, गोल्ड और सिल्वर की कितने सोना और चांदी लोगों ने दान किया है इस बार गणपति बापा को? गणपति बापा के लिए आप देखे गए तो सिल्वर अपना गोल्ड में 2,518 ग्राम सोना है, गोल्ड है, और सिल्वर है तो अपना 29,164 ग्राम सिल्वर है। इस बार भी लालबाग के राजा का पंडाल मुंबई में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां दर्शन के लिए पहुंचे बप्पा के भक्त कैश, सोने चांदी से बने गहने और मुकुट के साथ साथ महंगी चीजें दान कर रहे हैं। और अगली खबर मनाली से मिल रही है, जहां पर इस सीजन की ताजा बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल के बाद पहाड़ों पर ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं।
तो मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सितंबर का महीना ये चल रहा है, लेकिन सितंबर के आते ही पहाड़ों पर ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। वहीं बर्फबारी का मौसम भी शुरू हो चुका है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह मार्ग पर इस सीजन की ताजा बर्फबारी हुई। ये स्नोफॉल मनाली के सबसे ऊंचे तांगल गला दर्रे पर हुआ। बर्फबारी होने की वजह से इस पूरे इलाके में सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आया, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड में भी इजाफा हुआ। यहाँ बर्फ गिरने से पर्यटक झूम उठे। लेह जाने वाले पर्यटकों ने यहाँ रुककर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। मनाली में इन दिनों पर्यटकों की तादाद बेहद कम है, लेकिन बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जगी है, जिससे यहाँ के कारोबारी भी खुश हैं। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब भी बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुआ है और इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।